तो हेलो फ्रेंड, हम आज आपके लिए लेकर आए हैं मॉडल पेपर सेट वन पार्ट फोर। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। तो चलिए आज आपको बताने जा रहे हैं प्रश्न संख्या 25 से, ठीक है ना। इससे पहले 24 तक प्रश्न संख्या पार्ट थ्री में अपलोड कर दिया गया है, ये आपका पार्ट फोर है। प्रश्न कह रहा है कि किसी भिन्न के अंश और हर में दो जोड़ने पर वह 5 के बराबर हो जाता है। देख लीजिए, तो सबसे पहले आपको पता करना होगा अंश और हर। तो हम मान लेते हैं, माना कि भिन्न का अंश x मानना है, ठीक है ना, यानी x मान लेना है। माना कि भिन्न का अंश x तथा हर y है, ठीक है। यानी न अंश पता था ना ही हर पता था, ठीक है ना। लेकिन हर और अंश दोनों में दो जोड़ना था, तो अंश के जगह पर हमने x माना और हर के जगह पे क्या मान लिया, y माना। अब देख लीजिए भिन्न बराबर क्या होता है, तो भिन्न बराबर होता है अंश बटा हर, अंश बटा हर। यानी अंश x माने हैं और y और हर आपका y है, ठीक है। अब प्रश्न से चलिए, प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न कह रहा है कि अंश और हर में दो जोड़ने पर वह 5 के बराबर होता है। यानी आपका अंश x है, इसमें दो जोड़ दीजिए, हर आपका y है, इसमें भी दो जोड़ दीजिए। तो जोड़ने पर कितना बराबर में आता है, 5। इसको मान लीजिए समीकरण फर्स्ट, क्योंकि कह रहा है कि इन कथनों के लिए समीकरण लिखे, ठीक है ना। फिर चलिए यहां लिख देना पुनः। फिर कह रहा है कि अभी हर और अंश, यानी अंश और हर में, ठीक है ना, कह रहा है यदि उसके अंश और हर में, यहां डाल देना हर, ठीक है, हर में एक घटा दे तो वह 7 के बराबर हो जाता है। तो चलिए अभी अंश में एक घटा देते हैं, हर में घटा देते हैं। अंश था x, एक घटा देंगे, हर था y, इसमें से भी एक घटा देंगे, तो कितना बराबर रहता है, 7। ये समीकरण आपका सेकंड है। इस प्रकार आंसर आ गया। तो देखिए प्रश्न 26 का निम्नलिखित बटन का माध्य ज्ञात करना, ठीक है ना। वर्ग अंतराल दिया हुआ है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50 है। 0 से 10 के बीच जो बराबरता आपका 8 है, 10 से 20 का जो बराबरता दिया हुआ 15 और 20 से 30 का बराबरता 12 है, 30 से 40 का बराबरता 16 है, 40 से 50 की बराबरता 9। तो अब इसको सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले लिख देते हैं वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल, ठीक है ना, वर्ग अंतराल हो गया। उसके बाद वर्ग चिन्ह, बारंबारता, वर्ग चिन्ह को x से सूचित करते हैं, बारंबारता को f से। ये आपका हो गया fx, ठीक है। चलिए वर्ग अंतराल दिया हुआ है 0 से 10, इसका वर्ग चिन्ह निकालना है। वर्ग चिन्ह निकालने के लिए क्या करना है, दोनों को जोड़ के दूसरा भागा देने का रहता है, ठीक है ना। देखिए आपको हम बता देते हैं, जैसे 0 को जोड़ लीजिए और 10 को जोड़िए, दूसरा भागा देना, यानी 0 10 को जब जोड़ेंगे तो आपका 10 आएगा, दूसरा भागा में कितना आएगा, 5। यानी वर्ग चिन्ह आपका आ गया 5। बारंबारता की बात करें तो बारंबारता दिया हुआ है 8, ठीक है ना। वर्ग चिन्ह को x से, बारंबारता को f से सूचित करते हैं, यानी 5 में 8 से गुना कर दिए, एफ एक्स लिखा हुआ ना, f इंटू एक्स, यानी गुना कर देना, 8 पचे कितना जाएगा, 40, ठीक है। उसी प्रकार अब आपका अगला जो दिया हुआ है वर्ग अंतराल वो है 10 से 20, ठीक है ना, 20 से 30, इस प्रकार लिख देते हैं सबका, और 30 से 40, 40 से 50, ठीक है। 10 से 20 इसका वर्ग अंतराल, वर्ग चिन्ह निकालना है, तो इस क्या करना है, दोनों को जोड़ देना है। यानी देख लीजिए, बार बार समझा रहे हैं, 10 प्लस 20 को जोड़ दीजिए, 200 भागा दीजिए, ठीक है ना। तो आपका आ जाएगा 10 20 30, 30 में 200 भागा दीजिए, आ जाएगा आपका 15, यानी आधा कर देना, ठीक है ना। आपका वर्ग चिन्ह आ गया 15। बारंबारता इसमें दिया हुआ है 15, ठीक है ना। दोनों को गुना कर दीजिएगा, गुना करने पर आ जाएगा 225। उसी प्रकार दोनों को जोड़ को आधा कर देना है, वर्ग चिन्ह में दोनों को जोड़ना है, उसके बाद दूसरा भागा देने का रहता है, यानी 20 और 30 50, 50 में दूसरा भागा दीजिए, कितना आएगा, 25, ठीक है ना। बारंबारता कितना दिया हुआ है, 12, ठीक है।
और ये दोनों को गुना कर दीजिए तो हो जाएगा जाकर के आपका 15 दहा 150, 25 दूनी 50, 150, 300 आ जाएगा गुना करने पर। ठीक है, उसी प्रकार इसको देखिए दोनों को जोड़ दीजिए 30 और 40 70 आएगा, और 70 में 2 से भागा दे देना, यानी दोनों को जोड़ के 2 से भागा दीजिए, आधा कर देना तो आपको आ जाएगा 35। ठीक है, 35 बारंबारता इसका दिया हुआ है 16। ठीक है ना, गुना कर देते हैं 16, गुना करने पर आपका आ जाएगा 560। उसके बाद दोनों को जोड़ दीजिए 40 और 50 को जोड़िए तो जोड़ने पर आपका 90 आएगा, 90 का आधा करिएगा 45 आएगा। ठीक है ना, ये आपका वर्ग चिन्ह हो गया। बारंबारता आपका 9 दिया हुआ है और f इंटू एक्स यानी इसमें गुना करके डाल देना है, दोनों को गुना कर दीजिए तो दोनों को गुना करने पर आपको आ जाएगा 405। ठीक है, चलिए अब इसमें क्या करना है, तो बारंबारता आपको दिया हुआ है, इसको सिग्मा f से सूचित करते हैं, इसको पूरा का जोड़ दीजिए। ठीक है ना, जब पूरा का जोड़ दीजिएगा तो पूरा आपको जोड़ने पर 60 आएगा। ठीक है ना, और ये होता है सिग्मा एफ एक्स। ठीक है, यानी इसको टोटल को जोड़ देना है, तो इस टोटल को जब जोड़ दीजिएगा तो जोड़ने पर आपको आएगा 1530। अब क्या करना है, माध्य बराबर निकालना है। ठीक है ना, माध्य निकालने का रहा था, माध्य बराबर निकालना। माध्य बराबर होता है सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। ठीक है ना, तो सिग्मा एफ एक्स का मान आपको दिया हुआ है 1530। ठीक है, और सिग्मा एफ का मान 60 दिया हुआ है, इसे ही काट जाएगा, अब बचेगा आपका 153। ठीक है ना, 153 बचेगा। 153 में जब भागा दीजिएगा 6 से तो आपका आ जाएगा 25.5, आंसर आ गया। यदि 14 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 120 डिग्री कोण आंतरित करता है तो चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, चाप की लंबाई ज्ञात करना, तो पहले देख लीजिए त्रिज्या दिया हुआ है कितना, उसको पहले लिख देते हैं 14 सेमी। ठीक है, और आपका कोण दिया हुआ है 120 डिग्री। ठीक है ना, तो चाप की लंबाई बराबर सूत्र होता है, चाप की लंबाई निकालने का रहा, चाप की लंबाई बराबर सूत्र होता है थीटा बटा 360 2 पाई आर, 2 पाई आर। ठीक है, थीटा का मान कौन जो दिया रहता है वो आपका जो है वो थीटा का मान देख लीजिए, थीटा का मान आपको 120 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है ना, देख लीजिए थीटा का मान 120 डिग्री आपका हो गया, त्रिज्या आपका 14 सेमी है। ठीक है, तो यहां रख देना 120 बटा 360 2 पाई, त्रिज्या तो रख दीजिए 14, ये आपका आ जाएगा 12 या 36, यानी आ जाएगा आपका 14 दूनी 28 पाई बटा 3। पाई का मान यहाँ पे रख देना है, याद रखिएगा पाई के मान रख देना 3.14, 3.28 गुने 3.14 बटा आ जाएगा 3। अब इसको क्या करना है, ऊपर ऊपर गुना कर दीजिए, ऊपर ऊपर गुना करने के बाद आप 3 से भागा दे दीजिएगा, भागा देने के बाद आपको आ जाएगा 29.31 सेमी, 29.31 सेमी। इस प्रकार आंसर। प्रश्न 28 दिया करा, यदि किसी लंबवृत्तीय बेलन की ऊंचाई उसके आधार की त्रिज्या की दुगनी है। ठीक है ना, यानी पहले आप आधार मान लीजिए। ठीक है ना, तो यहां मान लेते हैं, माना कि आधार की त्रिज्या r सेमी है। ठीक है ना, r सेमी तथा उसके ऊंचाई लिख दीजिए, तथा ऊंचाई त्रिज्या से दुगना था, तो यहां हो जाएगा आपका 2r सेमी। ठीक है, अब आपको दिया हुआ है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। ठीक है ना, तो जो दिया रहेगा वही रखना है, तो लिख देना है कि बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। ठीक है ना, ये होता है 2 पाई आर एच। ठीक है, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल आपका दिया हुआ है 616, 2 पाई त्रिज्या तरफ रख दीजिए, यानी आर तरफ का आर ही माने है तो आर जाएगा और एच तरफ चल जाएगा 2r, 616 ये आपका आ जाएगा 2 दूना 4 पाई r स्क्वायर। अब इसमें क्या करना है,
तो देखिए आर स्क्वायर का मान निकालिएगा तो 616 में भागा दे दीजिए 4 पाई से। अब क्या करिए इसको, तो काट देना है, कटता है तो पहले क्या करिए, पहले यहाँ 616 आपका आ जाएगा और उसके बाद आपका आ जाएगा जाकर के 4 पाई का 1/7 आ जाएगा, ठीक है ना। ये जो है आपका 7 ऊपर चला जाएगा, यानी 616 गुने 7 ऊपर चला जाएगा, 4 गुना आपका आ जाएगा 22, 4 गुना आपका 22 हो जाएगा। अब 616 में भागा दे देना है। भागा दे दीजिएगा तो आपको आ जाएगा 28, फिर 4 से भागा दीजिए, आपका आ जाएगा 7, 7 7 आपका 49 हो गया, ठीक है। यानी आर स्क्वायर बराबर कहा गया 49। अभी 49 पर स्क्वायर चला जाएगा, तो आपका चल जाएगा ये रूट में, स्क्वायर इस पे जाएगा, रूट में हो जाएगा 49 के वर्ग आता है 7, ठीक है ना। तो आधार की त्रिज्या पूछ रहा था, तो आधार की त्रिज्या बराबर आपका कितना आ गया, 7 सेमी आ गया, ठीक है ना। क्योंकि आधार की त्रिज्या को कितना माने थे, आर माने थे, तो लिख देना है कि आधार की त्रिज्या बराबर 7 सेमी, ठीक है, आंसर आ गया। चलिए तो प्रश्न 29 देखिए। प्रश्न 29 कह रहा है कि यदि 3 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो तीनों पर एक ही परिणाम आने की प्रयत्नता, ठीक है। यानी 3 सिक्कों को एक साथ ही उछाला जाता है, ठीक है ना, और तीनों सिक्कों पर, ठीक है, एक ही परिणाम आने की प्रयत्नता ज्ञात करने का रहा है। तो पहले देख लेते हैं कि जब सिक्कों को 3 सिक्कों को जब उछाला जाएगा तो कुल कितने परिणाम आएंगे, ठीक है ना। इसके बारे में पहले आपको बता देते हैं। तो चलिए बता रहे हैं, 3 सिक्कों को एक साथ उछालने पर संभव परिणाम, ठीक है ना, संभव परिणाम। जब 3 सिक्कों को उछाला जाएगा, हो सकता है 2 सिक्के पर आपका एच एच, एक सिक्के पर आपका टी आए, या तो ये भी हो सकता है कि एक पर एच, दूसरे पर टी, तीसरे पर एच, ठीक है ना। या तो ये हो सकता है कि पहले पर टी, दूसरे और तीसरे पर एच एच, या ये भी हो सकता है कि पहले पर एच और दूसरे पर तीसरे पर टी टी, ठीक है ना। यानी इस प्रकार देखा जाए तो 3 सिक्कों को उछालने पर कुल परिणाम की संख्या की अगर बात किया जाए तो टोटल 8 ही आ सकता है, ठीक है ना। देख लीजिए टोटल 8 ही आएगा, ठीक है। इस प्रकार पूरा लिख दिया गया है, ये टोटल 8 परिणाम है, ठीक है ना, जब 3 सिक्कों को उछाला जाएगा तब। अब तो बता दिए 3 सिक्कों के उछाले पर कुल परिणामों की संख्या, उसमें कहा जा रहा है कि तीनों पर एक ही परिणाम आना चाहिए। तो देख लीजिए तीनों पर एक ही परिणाम आना चाहिए। जैसे देख लीजिए इसमें दोनों परिणाम है, एच टी दोनों है, इसमें भी एच टी दोनों है, इसमें भी एच टी है, इसमें भी है, इसमें भी दिया हुआ है, यानी तीनों पर एक ही परिणाम। तो देखा जाए आपका एच एच, तीनों का जो परिणाम है एक ही है। उसी प्रकार यहां देखा जाए तो आपका टी टी, तीनों पर एक ही परिणाम है। तो प्रश्न कर रहा है कि तीनों पर एक ही परिणाम आने की प्रयत्नता ज्ञात करें, ठीक है ना। तो तीनों पर एक ही परिणाम आने की जो अगर देखा जाए इनकी कुल संख्या तो 2 है, ठीक है ना। तो इसके लिए मान लिया यहां देख लीजिए तीनों पर एक ही परिणाम आने की घटना ई है, ठीक है ना। तीनों पर आने की घटना ई है, ये मान लिए ई के अनुकूल कुल परिणाम की संख्या अगर देखा जाए 1 और कितने हो जाएगा 2, ठीक है ना। यानी इनकी संख्या की अगर बात किया जाए तो इनकी संख्या कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्यों, क्योंकि प्रश्न में आपको कह रहा है कि तीनों पर एक ही परिणाम आना चाहिए, ठीक है ना। तो देखिए कह रहा है कि तीनों पर एक ही परिणाम, जैसे 3 सिक्के हैं, तीनों पर एच एच आ गया, 3 सिक्के हैं, तीनों पर आपको टीटी आ गया, यानी एक ही परिणाम है, इसलिए इनकी संख्या 2 हो गया। अब प्रयत्नता निकालना है, ठीक है ना। तो पी बराबर ई के अनुकूल कुल परिणामों की संख्या, तो ई के अनुकूल कुल परिणामों की संख्या कितना निकला 2, ठीक है ना। और जब 3 सिक्कों को जब उछाला गया तो कुल परिणामों की संख्या की अगर बात किया जाए तो कितना है 8 है, ठीक है।
अब क्या करना है कि क्या अनुकूल कुल परिणामों की जो संख्या उसको ऊपर लिख देना है और संभव परिणामों की कुल संख्या नीचे लिख देना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना, ऊपर से नीचे में भाग दे देना है। तो 2 से भाग दिया जाएगा 8 में, आपका कितना जाएगा 1/4, यानी तीनों पर एक ही परिणाम आने की जो प्रयत्ता है वो आपका आ गया 1/4 आंसर आ गया। तो चलिए प्रश्न आपको 30 बताने जा रहे हैं, ठीक है ना। प्रश्न 30 कह रहा है कि यदि दो पासे को एक साथ फेंकने पर दोनों पर आने वाले अंकों का अंतर 3 होना चाहिए, ठीक है ना। यानी अंकों का अंतर 3 होना चाहिए, तो इनकी प्रयत्ता ज्ञात करनी है। तो पहले देख लीजिए, जब दो पासे को फेंका जाएगा तो कुल संभव परिणाम कितना आ सकता है, ठीक है। तो देखिए, या हो सकता है एक एक आया जाए दोनों पर, या हो सकता है एक पर एक आएगा दूसरा पर 2 आ जाए। एक पर अगर एक आएगा तो दूसरा पर 3 आ सकता है, या पहला पर एक आएगा दूसरा पर 4 आ सकता है, पहला पर एक आएगा तो हो सकता है कि आपका दूसरा पर 5 आ सकता है। मतलब इस तरह से देखा जाए तो टोटल इनकी जो परिणामों की जो संख्या है ना वो 36 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 36, यानी संभव परिणाम जब दो पासे को जब फेंका जाएगा तो इस प्रकार के परिणाम देखने को मिलेगा, ठीक है ना। यानी टोटल कितना 36 परिणाम देखने को मिलेगा, ठीक है। अतः संभव परिणामों की कुल संख्या हमने लिख दिया 36, जिसमें क्या कह रहा था कि अंकों का अंतर कितना होना चाहिए 3 होना चाहिए। यानी दोनों के बीच में अगर देखा जाए तो 3 का अंतर होना चाहिए। जैसे देख लीजिए, यहां देखिए, ठीक है ना, 1, आपका 4, ठीक है। इसमें अगर देखा जाए तो 3 का अंतर है, क्योंकि 1 से जो है आपका जो 4 है कितना अधिक है 3, यानी दोनों के बीच में सिर्फ 3 का अंतर है। उसी प्रकार देखा जाए तो और किस में है 3 का अंतर है आपका, इसमें भी देखिए 3 का अंतर दिया हुआ है, ठीक है। 3 का अंतर होना चाहिए, 3 का अंतर दिया हुआ। इसके बाद देखिए इसमें भी 3 का अंतर दिया हुआ है, यानी यहाँ 3 है तो यहाँ कितना है 6 है, यानी 3 से ही 6, यानी 3 अधिक है, यानी दोनों के बीच में 3 का ही अंतर है। और उसके बाद इसमें 3 का अंतर है, देख सकते हैं। यानी आपको साइड में ऐसे करके आपको लिख दिया गया है 1,4 2,5 कर दिए है। देखिए 3 का अंतर है, 3,6 आपका हो सकता है, 4,1 हो सकता है, 5,2 हो सकता है, या तो 6,3 हो सकता है। इसमें सब में देख लीजिए तो 3 का ही अंतर है। इस प्रकार अगर देखा जाए, देखिए जैसे इसमें भी है आपका 3 का ही अंतर है, ठीक है ना। 3 का अंतर होना चाहिए, इतना जान लीजिए कि इसमें कितना का अंतर होना चाहिए 3 का अंतर होना चाहिए, ठीक है। ऐसे यहां देख लीजिए आपका 3 का अंतर है। तो इस तरह से हमने टोटल कितने निकाला, जो 3 का अंतर है 6, यानी इनकी जो संख्या है 6 है। यानी यहां लिख दिया है, माना कि अंक का अंतर 3 होने की घटना को ई माना और ई के अनुकूल जब देखा गया तो कुल परिणामों की संख्या 36 हो गया, ठीक है ना। अब इनकी प्रयत्ता निकालना था, तो प्रयत्ता बराबर सूत्र होता है ई के अनुकूल कुल परिणामों की संख्या, जो घटना हमने माना है उसकी संख्या ऊपर लिखना है, और कुल यानी टोटल जो परिणाम था उसको नीचे लिखना है। तो कुल परिणामों की संख्या हमने नीचे लिखा। ई के अनुकूल कुल परिणामों की संख्या अगर देखा जाए तो इनकी संख्या 6 है और कुल परिणामों की संख्या 36, ठीक है ना। इस प्रकार जब ऊपर वाला से नीचे वाला में भाग दिया गया तो 6 6 36, यानी 6 बार में कट गया, और इस प्रकार इनकी जो प्रयत्ता है वो 1/6 आंसर आ गया, ठीक है।